Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. The personality under discussion is Kenneth Brooks. He is one of the leading critics of early 20th century, and he is also considered as the pioneer of new criticism. अब मैं यहाँ ये थोड़ा सा बता दूं कि न्यू क्रिटिसिज्म या न्यू क्रिटिक्स कौन है या कौन ऐसे क्रिटिक्स हैं जो न्यू क्रिटिसिज्म के मानने वाले या आप कह लें प्रैक्टिस करने वाले समझे जाते हैं। इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं, ज़्यादातर वो क्रिटिक्स हैं जो ये बिलीव करते हैं कि इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग्स वी नीड टू फोकस ओनली ऑन द टेक्स्ट। सो टेक्सचुअल एनालिसिस करने वाले किसी और लेंस की बजाय, किसी और अप्रोच को फॉलो करने के बजाय सिर्फ टेक्स्ट को फॉलो करने वालों को और टेक्स्ट की डिटेल को फॉलो करने वालों को और टेक्स्ट की एनालिसिस को फॉलो करने वालों को हम न्यू क्रिटिक्स कहते हैं। सो क्लेनेथ ब्रुक्स इज वन ऑफ दोज। So Kenneth Brooks revolutionized literary criticism in the mid 20th century. As a key figure in the new criticism movement, he transformed how we read and teach poetry. And his analytical approach emphasized close reading of texts, focusing on their intrinsic qualities rather than external factors. ये वो बात है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था कि क्लोज रीडिंग मेथड जो है ये टेक्स्ट का को स्टडी करने का और एनालाइज करने का एक मेथड है। इसके ऊपर फोकस करके हम टेक्स्ट को एनालाइज कर सकते हैं और मीनिंग्स को ड्रा कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्लेनेथ ब्रुक्स जो हैं वो अपनी अप्रोच को कैसे फॉलो करते हैं। If we talk about first of all about his early life and education, he has got some Kentucky roots. He was born in Murray, Kentucky in 1906. Books developed an early appreciation for Southern literature and culture. Vanderbilt University में स्टडी किया 1924 to 28. He encountered the influential fugitive poets and Nashville agrarians, कुछ fugitive poets और इनका सामना हुआ एग्रेरियंस से सामना हुआ। एक नई तर्ज की इन्होंने लिटरेरी सेंस अपने अंदर डेवलप की। ही रिमेन एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर एज अ रोड स्कॉलर 1929 to 1932 books refined his critical approach while studying at Oxford University. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ा। सो इनका अपना जो है अमेरिका एंग्लो अमेरिकन एक बैकग्राउंड बनता है इन अर्ली 20th सेंचुरी। सो एक तरफ आप माइंड में रखिए अर्ली 20th सेंचुरी और उसके जो इन्फ्लुएंसेस हैं और अमेरिकन बैकग्राउंड एंड देन ब्रिटिश एजुकेशन। मेजर वर्क्स एंड कंट्रीब्यूशंस में आए तो जो सबसे मशहूर इनका वर्क है द लेजेंडरी वर्क दैट इज द वेल रॉड अर्न रिटन इन 1947। His masterpiece establishing principles of new criticism through analysis of canonical poems बड़ी important poems थी जिनको एनालाइज करके तो इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म के कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए। मॉडर्न पोइट्री इन द ट्रेडिशन 1939 में कनेक्टेड मॉडर्निस्ट पोइट्री टू अर्ली ट्रेडिशंस चैलेंजिंग कन्वेंशनल लिटरेरी हिस्ट्रीज। इसमें इन्होंने कुछ मॉडर्निस्ट पोइट्री को के अंदर थोड़े से जो अर्ली पुराने जो ट्रेडिशन थी उनको हाईलाइट किया और कन्वेंशनल लिटरेरी हिस्ट्री को इन्होंने चैलेंज किया। कन्वेंशनल मेथड्स को, कन्वेंशनल हिस्ट्री को, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स को इन्होंने चैलेंज किया। सो मॉडर्न पोइट्री एंड ट्रेडिशन, सो इसमें आपको मॉडर्न पोइट्री और ट्रेडिशन दोनों जो ओल्ड ट्रेडिशन है वो भी मिलती है 1939 में। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री 1938 co-authored with Robert Penn Warren, one of the new critics of the same age. This revolutionary textbook transformed poetry instructions. ये भी उसी तरह के एक न्यू क्रिटिक थे रॉबर्ट पेन वॉरेन, उनके साथ मिलकर इन्होंने लिखी। द सदर्न रिव्यू co-founded this influential literary journal in 1935, providing a platform for critical discourse. सो ये चंद एक इनके मेजर वर्क्स हैं जो और इनकी बड़ी ब्राइट और बड़ी वैलिड कंट्रीब्यूशन है। मूविंग ऑन टू हिज की प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रुक्स क्रिटिसिज्म, नंबर वन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड इन फॉर द स्टडी ऑफ टेक्स्ट दैट इज क्लोज रीडिंग, meticulous analysis of a text's language, structure and imagery. The close reading method involves आप रीडिंग को, आप पोइट्री को लेते हैं और पोइट्री को लेके आप रीडिंग करते हैं एक बार, दो बार, तीन बार। आप उसके लैंग्वेज को, वोकेबलरी को, उसकी सेंस को, लैंग्वेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर को, इमेजेस को, मेटाफर्स को, सिमिलीज को, यानी ऑल द फिगर्स ऑफ स्पीच इंक्लूडिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर
इन सब को आप बड़े मेटिकुलस व्यू से आप उसको रीड करते हैं और देन इसको एनालाइज़ करते हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। सेकंड इज़ टेक्सचुअल एंड ऑटोनॉमी। The literary work stands as an independent aesthetic object. Now, what does it mean? इसका मतलब ये बनता है कि जो टेक्स्ट है ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, एक इंडिपेंडेंट एस्थेटिक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर इसके अंदर जो ऑथर है और रीडर है दोनों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, दोनों का कोई रोल नहीं है। सो इन द टेक्स्ट शुड बी डेल्ट इंडिपेंडेंटली। टेक्स्ट को हम अगर ऑथर से अलग करके और रीडर से अलग करके पढ़ेंगे तो फिर हम ज़्यादा बेहतर मीनिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। थर्ड इज पैराडॉक्स इन आयरनी। पोइट्री अचीव्स मीनिंग थ्रू टेंशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। एंड फोर्थ इज अगेंस्ट पैराफ्रेज। पैराफ्रेज एक बड़ा कॉमन एक आप कह लें मेथड है पोइट्री को समझने का, कि आप जो एक पोइटिक फॉर्म है उसको आप चेंज कर देते हैं पैराफ्रेज में, यानी प्रोज फॉर्म में। सो a poem's meaning cannot be reduced to simple prose summary। तो सिंपल प्रोज समरी पढ़ने से आपको पोइट्री के मीनिंग्स जो है वो क्लियर नहीं होते। ये चार प्रिंसिपल्स अपने माइंड में रखिए। Brooks rejected biographical and historical approaches, focusing instead on the text itself। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, बायोग्राफिकल से मुराद इनकी ऑथर है, यानी पोइट्री लिखने में पोइट का जो भी रोल है वो टेक्स्ट लिखने के बाद और उसको रिलीज करने के बाद पोइट का जो रोल है वो ख़त्म हो जाता है। एंड हिस्टोरिकल अप्रोचेस, और इसमें ट्रेडिशन का, इन्वायरमेंट का, कल्चर का, इन बाकी चीज़ों का जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इनका कोई रोल नहीं होता। सो टेक्स्ट जो है इट शुड बी टेकन एंड इट शुड बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंटली इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ मीनिंग्स इनसाइड पोइट्री। वेल नॉट अर्न में आई ब्रूक्स का जो मास्टरपीस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही अडॉप्ट्स अ रेवोल्यूशनरी अप्रोच। इट वाज पब्लिश्ड इन 1947। दिस लैंडमार्क वर्क एस्टैब्लिश्ड ब्रूक्स एज अ लीडिंग न्यू क्रिटिक। कैनोनिकल एनालिसिस इसका किया। कुछ उन्होंने एग्जामिन 10 ग्रेट पोएम्स स्पैनिंग लिटरेरी हिस्ट्री फ्रॉम शेक्सपियर टू येट्स। सो एलिजाबेथन एज से मॉडर्न एज तक उन्होंने कुछ बड़ी 10 पोएम्स ली जिनको उन्होंने फिर उनको एनालाइज किया बाय फॉलोइंग दैट न्यू क्रिटिसिज्म या न्यू क्रिटिकल मेथड। यूनिफाइड मेथड है। ईच एनालिसिस डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ पोएम्स वर्क एज यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस है इस बुक का और इनके वर्क का। द बुक्स टाइटल बिकेम अ मेटाफर फॉर परफेक्टली क्राफ्टेड पोइट्री। तो ये एक इनका जो टाइटल है दैट इज़ आल्सो वेरी सजेस्टिव, जो कि ये सजेस्ट करता है कि ये कितनी यूनिफाइड तरीके से और कितनी मास्टरली तरीके से इनका एनालिसिस किया गया है 10 कैनोनिकल पोएम्स का बाय फॉलोइंग द न्यू क्रिटिकल मेथड। अच्छा, अगर हम ब्रूक्स का जो वर्क है वो विलियम फॉल्कनर पे देखें तो फर्स्ट कम्स इज Southern Insights. As a fellow Southern, Brooks brought unique perspective to Faulkner's complex works. ये दोनों साउथ से ताल्लुक़ रखते थे, सदर्न अमेरिका से, सो हिज शेयर्ड कल्चरल बैकग्राउंड illuminated themes other critics missed. सो अगर हम क्लेनेथ ब्रुक्स का जो वर्क है या उनका जो एनालिसिस है विलियम फॉकनर की वर्क्स का, उसको देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स नज़र आएंगे जो बाकी क्रिटिक्स ने मिस किए हैं। Landmark studies हैं, his two major works, William Faulkner, the Yokna Patawah Country, 1963, and Toward the Yokna Patawah and Beyond, and 1978, remain essential reading for Faulkner scholars. ये दो बड़े जो वर्क थे विलियम फॉकनर के, उसको उन्होंने एनालाइज किया और ये जो वर्क है ये बजाते खुद एक अपनी एक अलग हैसियत रखता है। क्रिटिकल रिवाइवल हुई, बुक्स हेल्प एलिवेट फाल्कनर्स लिटरेरी रेपुटेशन आफ्टर इयर्स ऑफ क्रिटिकल निगलेक्ट। इनको एक ख़ास मकाम दिलवाने में विलियम फाल्कनर को ब्रुक्स का एक काफ़ी रोल है। हिज एनालिसिस ब्रॉट सोफिस्टिकेटेड अटेंशन टू फाल्कनर्स नैरेटिव टेक्निक्स। तो एक क्रिटिकल एक रिवाइवल हुआ थ्रू प्लैनेट बुक्स वर्क्स। लिटरेरी एजुकेशन पे अगर देखें हम तो क्लैनेथ ब्रुक्स का इम्पैक्ट काफ़ी गहरा है। ट्रांसफॉर्मेटिव, सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्स्ट बुक्स। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री रेवोल्यूशनाइज्ड हाउ लिटरेचर वाज टॉट। नाउ ये जो इनका तरीका है कि पोइट्री को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, द मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग पोइट्री इट ब्रॉट रेवोल्यूशन in the study of literature. It focused on reading the poem itself rather than historical context.
सो इससे पोएम की जो रीडिंग और उसकी अलग हैसियत, उसका अलग स्टेटस, उसको एक काफ़ी ज़्यादा एक बूस्ट मिलता है। सो ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्स्ट बुक्स का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक्स तैयार की या बाद में तैयार हुई उनके मेथड को फॉलो करते हुए, जिसमें सिर्फ पॉइंट्स दी गई थी, पॉइंट्स ही दी जाती थी, इंस्टेड ऑफ गिविंग द बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ द पोइट्स एंड द क्रिटिक्स व्यूज ऑन द पोइम्स। वो कहते थे इन दोनों चीज़ों का, इन दोनों जो मेथड्स, इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पोइम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। देन क्लासरूम रेवोल्यूशन, बुक्स मेथड्स बिकेम स्टैंडर्ड इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़। Generations of students learn to analyze text through his approach. Of course, क्लासरूम में यही वाला मेथड इस्तेमाल हुआ, यूज़ हुआ। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये एक अलग जॉनरा बनी उस दौर में, जिसको क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यानी एक पोइम को उसके थीमेटिक और स्ट्रक्चरल दो बड़े लेवल्स पे जाके डील करना, उसका एनालिसिस करना। ही emphasized practical analysis over abstract theory. This made literary criticism accessible to more students. So instead of abstract theory बनाना किसी भी पोइट्री को, उन्होंने एक पोइम के कुछ प्रैक्टिकल हिस्से बनाए। पोइम का स्टार्ट, पोइम की जो बिगिनिंग है, और पोइम का थीम, उसकी मेन बॉडी, उसकी लैंग्वेज, उसका स्ट्रक्चर, उसके सिंटैक्टिक ऑर्डर, वोकेबलरी, क्लोज रीडिंग मेथड से फिर इमेजेस की स्टडी। तो ये एक ओवरऑल बिल्कुल एक ऐसे उन्होंने एक सिस्टम बनाया पोएम को समझने का, जैसे कोई एक आप समझ लें कि कोई एक हाउस बनाया जाता है, उसकी बुनियाद बनाई जाती है, आगे उसके डिफरेंट पार्ट्स बनाए जाते हैं और पूरी बिल्डिंग खड़ी की जाती है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड इवन इट इज़ स्टिल पॉपुलर इन लिटरेरी स्टडीज़। फाइनली अगर हम देखें उनकी क्या लेगेसी और कौन सा इन्फ्लुएंस है, क्लोज रीडिंग ट्रेडिशन जैसे पहले बताया, इस मेथड रिमेन फंडामेंटल टू लिटरेरी एनालिसिस, क्रिटिकल डिबेट्स, लेटर थ्योरेटिकल मूवमेंट्स एंगेज विद हिज आइडियाज। जो बाद की लिटरेरी थेरीज हैं, मॉडर्न क्रिटिकल थेरीज, उन्होंने भी काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन क्लैनेथ बुक्स की न्यू क्रिटिसिज्म से ली। इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट है, ही ट्रांसफॉर्म इंग्लिश डिपार्टमेंट्स अक्रॉस अमेरिका, करिकुलम को डिफाइन करने में, डिज़ाइन करने में, कोर्स को बनाने में, और फिर आगे उनकी मेथोडोलॉजी में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। कल्चरल लेगेसी इज़ देयर, चैंपियन लिटरेचर्स इंट्रिंसिक एस्थेटिक वैल्यू। लिटरेचर की जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, व्हिच कैन बी अचीव्ड, व्हिच कैन बी सेंस्ड आफ्टर स्टडीइंग पोएट्री, वो भी उन्होंने क्लोज रीडिंग मेथड से हमें समझना सिखाया। So, though challenged by later movements, Brooks' emphasis on text itself continues to influence how we read and teach literature today. Finally, we may conclude कि जो क्लैनेथ बुक्स का आइडिया है कि आप पोइट्री को रीड कीजिए, उसको समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, एंड देन यू मे टीच द पोएम by focusing only on the text and by extracting the meanings lying somewhere within poetry. तो यहाँ पर हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये ख़त्म होता है, एट द लेगेसी इन इन्फ्लुएंस। इस लेक्चर से रिलेटेड, प्लैनेट बुक से रिलेटेड या उनके कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।